प्रिय विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास में मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या बुद्धकालीन भारत के राजनीतिक जीवन में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों ही तरह के राज्य विद्यमान थे। उत्तर बिंबिसार काल के राजनीतिक इतिहास की यह विशेषता थी कि उस समय दो विरोधी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शक्तियां साथ साथ काम कर रही थी। अर्थात एक ओर तो जनपद के स्वायत्त शासन के प्रति प्रेम की और दूसरे समूचे देश को एक राजतंत्र के अधीन एकता के सूत्र में बांधने की भावना भी काम कर रही थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की ऐतिहासिक धारा में राजतंत्र मूलक साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का समय शुरू हुआ। उत्तरी भारत में एक छत्र राजनीतिक साम्राज्य एवं वर्चस्व स्थापित करने के लिए 4 महाजनपदों मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती के मध्य शक्ति संघर्ष आरंभ हुआ, जिसमें मगध ने अन्य राजनीतिक शक्तियों को परास्त कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार और नंद जैसे शक्तिशाली शासकों के समय भारतीय राजनीति में मगध का वही रोल था जो पूर्व नॉर्मन इंग्लैंड में वेसेक्स का और जर्मनी में पर्सिया का। मगध के आरंभिक इतिहास को जब हम देखते हैं तो प्राचीन मगध राज्य का भौगोलिक विस्तार आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों तक सीमित दिखाई देता है। मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियां विद्यमान थी। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जो गया के निकट पहाड़ियों में बसी हुई थी। महाभारत में गिरिव्रज के अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे राजगृह, बृहद्रथपुर और मागधपुर। बौद्ध ग्रंथ में इसे बिंबिसारपुरी भी कहा गया है। मगध का सबसे पहले जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वह अथर्ववेद से मिलता है। अथर्व संहिता में ब्राह्मण सीमाओं के बाहर रहने वाले व्रात्य लोगों को मगध से संबंधित कहा गया है। वैदिक साहित्य में मगध के ब्राह्मणों को निम्न कोटि का माना गया है। उनके संस्कार वैदिक रीति से संपन्न न होने के कारण संभवतः उनके लिए ऐसा कहा गया। वैदिक साहित्य में मगध के एक ही राजा के नाम का उल्लेख मिलता है। उसके राज्यकाल की और किसी घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती है। उसके पश्चात महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीन राजवंश का नाम बृहद्रथ मिलता है। इसमें बृहद्रथ और जरासंध नाम के 2 प्रसिद्ध राजा हुए। मगध के इस आदि वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद जरासंध मगध का राजा हुआ। जरासंध के पुत्र सहदेव से लेकर रिपुजन्य तक बृहद्रथ वंश के राजाओं की सूची प्राप्त होती है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बृहद्रथ वंश का अंत हो गया था। जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार बृहद्रथ वंश के बाद आने वाला हर्यक वंश था और उसका संस्थापक बिंबिसार था, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। यहीं से मगध जनपद के एक साम्राज्य के रूप में विकसित होने की कहानी प्रारंभ होती है। मगध साम्राज्य के उदय और विकास के अनेक चरण हमें दिखाई देते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत हर्यक वंश का इतिहास जानने को मिलता है, रखा जाता है। मगध के एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण हर्यक वंशी राजाओं मुख्यतः बिंबिसार और अजातशत्रु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। हर्यक वंश नाग वंश के क्षत्रियों का एक उपवंश मालूम होता है। हर्यक शब्द के अर्थ से भी यही जानकारी होती है। हरि अर्थात नाग और अंक अर्थात चिन्ह, अर्थात हर्यक यानी नाग चिन्हांकित। हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की। उसने 493 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन और उदय के पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक इत्यादि के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदासक या दर्शक को उसी के एक महामात्य शिशुनाग ने परास्त कर मगध में एक नए वंश की स्थापना कर दी थी। मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। वह दक्षिणी भारत के एक छोटे से सामंत का पुत्र था। उसके पिता का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। कुछ समय बाद बिंबिसार ने मगध की स्वतंत्रता को और अधिक बढ़ाया। बिंबिसार अत्यंत महत्वाकांक्षी, कुशल और कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने अपने समय की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सही आकलन किया और अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति से मगध के साम्राज्य और प्रभुत्व को विस्तारित करने का प्रयास किया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन की नीति को अपनाया। बिंबिसार देखने में आता है राजनीतिक गणित का कुशल खिलाड़ी था। उसे इस बात का पर्याप्त आभास था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उसने उस समय की चुनिंदा राजवंशों से वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन किया, जो उसके राज्य की समवर्ती सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायक बना और अन्य दिशाओं में मगध की विस्तारवादी नीति के समर्थक बने। यूरोप में हैब्सबर्ग और बourbons की तरह बिंबिसार भी राजवंशों से वैवाहिक संबंधों का समर्थक था। बिंबिसार ने 4 महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पहला, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह, जिसके फलस्वरूप उसे कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ और साथ ही साथ 1 लाख के वार्षिक भू राजस्व वाला काशी गांव भी प्राप्त हो गया। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री
चेलन्ना के साथ भी विवाह किया। इस मैत्री गठबंधन द्वारा बिंबिसार ने मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया और उसके साथ कुछ अन्य व्यापारिक लाभ भी प्राप्त किए। तीसरा महत्वपूर्ण मैत्री संगठन पंजाब, उत्तरी पंजाब में मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह कर स्थापित किया। बिंबिसार की एक अन्य रानी विदेह की राजकुमारी वासवी थी। मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा के शत्रु अंग को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया। हो सकता है बिंबिसार ने कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, क्योंकि महावग नामक ग्रंथ में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके अलावा बिंबिसार ने राजनयिक और सौहार्दपूर्ण संबंधों द्वारा भी मगध का सुदृढ़ीकरण जारी रखा। वैवाहिक संबंधों के पश्चात बिंबिसार ने अन्य राज्यों के साथ राजनयिक या कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। मगध की स्थिति को मित्रों के बाहुल्य से और अधिक सुदृढ़ बनाया। सिंध के राजा रुद्रायन और गंधार के राजा पुष्कर सारी बिंबिसार के नए मित्र बने। विद्वानों का ऐसा मानना है बिंबिसार ने गंधार, कंबोज, वत्स, मद्र और सिंध के साथ दौत्य संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रदोत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। जब एक बार राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो बिंबिसार ने अपने प्रसिद्ध राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजकर कृतज्ञ बना लिया। इसी प्रकार बिंबिसार ने उपरोक्त दोनों नीतियों के साथ साथ युद्ध एवं आक्रामक नीति द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार किया। अपने वैवाहिक एवं कूटनीतिक संबंधों के कारण पर्याप्त रूप से शक्ति संपन्न होने के बाद अपने शत्रु राज्यों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। मगध के पूर्व में अंग का राज्य था, जो उनका पुराना शत्रु था। अपनी कुशल कूटनीति द्वारा उसने पहले अंग को अलग थलग किया और बाद में अंग के राजा ब्रह्मदत्त पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण कर ब्रह्मदत्त को मारकर अंग पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य निर्माण की ओर मगध का यह दूसरा कदम था। पहला कदम वैवाहिक संबंध के द्वारा काशी का राज्य मगध में विलीनीकरण करना और दूसरा ताकत के बल पर अंग राज्य और काशी के एक भाग को मिलाना। इस प्रकार मगध राज्य की विस्तार की ओर बढ़ता गया और जब तक बढ़ता गया तब तक कि महान अशोक ने कलिंग के बाद अपनी तलवार नहीं रख दी। इस प्रकार मगध में विलीनीकरण के पश्चात मगध की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हो गई और वह पूर्वी भारत का सबसे अधिक शक्ति संपन्न शासक क्षेत्र बन गया। इसी प्रकार बिंबिसार ने कुशल शासक की नीति अपनाई और उसने मगध में एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की आधारभूमि तैयार की। बिंबिसार के प्रमुख अधिकारी महामात्र कहे जाते थे। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ महापात्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे सर्वार्थक महामात्र जो प्रशासनिक कार्यों को देखते थे, सेनानायक महामात्र जो सेना को संभालते थे, व्यवहारिक महामात्र जो न्याय और अन्य कार्य संपन्न करते थे। चौथे वर्ग के अधिकारी ग्राम भोजक या ग्राम कूट थे, जो कृषकों की उपज पर दशमांश कर लगाने और वसूल करने के लिए उत्तरदायी थे। बिंबिसार एक कठोर प्रशासक था, अपने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था
गलत राय देने वाले अधिकारियों को निकाल देता था और सही परामर्श देने वालों को पुरस्कृत करता था। इसी कारण मगध को अजातशत्रु के काल में वशस्कार और सुनीत जैसे प्रतिभावान और योग्य पदाधिकारी मिले। बिंबिसार के काल में न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी। विनय पिटक से जानकारी होती है कि अपराधियों को कारावास के अलावा लोहों से दागने, जीभ काटने, कोड़ों से मारने और अंग भंग जैसे दंड दिए जाते थे। प्रांतों के प्रशासन में स्वशासन या स्वायत्तता की भावना का ध्यान रखा गया था। प्रांतों को मंडल कहा जाता था और वहाँ के शासकों को मांडलिक राजाओं के नाम से पुकारा जाता था। चंपा में एक उपराजा को भी उसने नियुक्त किया। बिंबिसार के प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी, उसकी सभा में 80,000 गांवों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इस सभा की कार्य पद्धति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार बिंबिसार ने धर्म और कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया और उसने अपने पुराने राजगृह के स्थान पर नए राजगृह की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु के काल में शुरू हुआ कार्य, उसके पुत्र अजातशत्रु जो 493 ईसा पूर्व में शासक बना, 461 तक उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।